नमस्कार दोस्तों, हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अगला एपिसोड देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें यह कह रहा है कि मरुस्थल में जो पौधे की जड़ें होते हैं वो काफ़ी गहराई तक क्यों जाती हैं। मूलतंत्र, जड़ को ही मूलतंत्र कह रहा है। ये जो मेन वाला है ये काफ़ी गहराई तक क्यों जाती हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प है ये यांत्रिकी, ये पौधे को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करती हैं। मतलब यांत्रिकी शक्ति मतलब ये होता है कि जो ये ज़मीन हो गया स्थल भाग, ये नीचे जड़ हो गया, ठीक, और इसके ऊपर यह वृक्ष हो गया, ठीक, जो ऐसे है। तो ये वृक्ष को आधार दे रहा है, मतलब कि वृक्ष टिका रहे, इसलिए यह काफ़ी गहराई तक जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ठीक, अगला देखिए, गहरे जल स्तर से जल अवशोषण की गहराई के मतलब जो मरुस्थल में मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जल जो होता है काफ़ी गहराई तक चला जाता है। तो उसको ढूंढने के लिए एक जड़ें भी, मूल तंत्र जो होता है वह भी काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो यही विकल्प नंबर बी इसका सही होगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यदि संसार में पौधे मर जाएं, क्या, यदि संसार में पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से जंतु मर जाएंगे। ठीक, अगर पौधा मर जाएगा तो जंतु कैसे मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अवशोषण करके उसको प्रसंस्कृत करके ऑक्सीजन में पौधों द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अधिपादप क्या है, अधिपादप वैसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन, विकल्प ए है, ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च होती है, तापमान काफ़ी उच्च होता है, पूरे वर्ष वर्षा होता है और मौसम वर्षा के मौसम के अनुसार होता है। नहीं, अधिपादप जो होता है वह पूरे वर्ष जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिर्मेकोलिफी, ठीक है, मिर्मेकोफिली का लाभदायक सहयोजक होता है। देखिए कुछ पुष्पी पादपों का क्या है इसका, देखिए विकल्प, देखिए विकल्प एक, जीवाणुओं के बीच, विषाणुओं के बीच, चींटियों के बीच और माइकोप्लाज्मों के बीच। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब कुछ पुष्पी पादप जो होते हैं वह चींटियों के बीच लाभदायक सहयोजक होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास तंत्र, विकल्प संख्या ए घास तंत्र, विकल्प संख्या बी बड़ी झीलें, विकल्प संख्या सी सागर और विकल्प संख्या डी वन। तो सबसे बड़ा जो परितंत्र होता है वह सागर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा परितंत्र जो होता है सागर होता है। क्वेश्चन संख्या 6वां देखिए। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। मृदा का सबसे बड़ा यहाँ पर बना लीजिए क्वेश्चन। मृदा संरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो यह होती है वनारोपण की। मृदा संरक्षण में सबसे बड़ा भूमिका किसकी होती है, तो वनारोपण की। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेशन में गलती हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं, तो बकरी क्या है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसे, पहले घास फूस आएगा, ठीक, हाँ घास फूस रहेगा, उसको क्या खाएगी, बकरी खाएगी। ठीक है, अब बकरी को हम लोग खा ले रहे हैं, बकरी को हम लोग खा लेंगे तो हम लोग क्या हो गया, यह तो
उत्पादक हो गए, यह प्राथमिक उपभोक्ता या सेकेंडरी उपभोक्ता। हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। किसमें? द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? द्वितीयक उपभोक्ता। विकल्प संख्या बी, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक। 8वां क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता था? ये लोग पिछले एपिसोड में बढ़िया अच्छी तरह से एकदम समझे थे हम लोग। सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक। 9वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? ठीक है, तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव के लिए। ठीक है ना, विकल्प संख्या बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 10, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? क्या करा? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधाई रोग, एक जड़ रहित पौधा। तो जड़ रहित पौधा संभव ही नहीं है। ठीक, एक पौधी रोग या रोग है नहीं, एक समुद्री जानवर है भी नहीं, यानी कि विकल्प संख्या बी इसका सही जानवर है। यह एक क्या है? जलीय पौधा है। हाइड्रोफाइट वही होते हैं जो जल में बढ़ते और विकास करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरु उद्भिद मतलब मरुस्थल में उगने वाला है? तो यह विकल्प संख्या सी, करील। करील का जो वृक्ष होता है वो मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 12, पर्यावरण के अजैविक अवयव होते हैं। अजैविक अवयव हम लोग पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से देखे हैं इसके बारे में। यह अजैविक अवयव वायु है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोपोनिक संबंधित है। क्या? हाइड्रोपोनिक संबंधित है। विकल्प संख्या ये देखिए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, आवाज़ का पानी के साथ संबंध, पानी के तकनीकी का संरक्षण। ठीक, इसका जो विकल्प है, विकल्प सही है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। विकल्प नंबर ए सही है इसका। ठीक, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। आप लोग देख रहे होंगे आसपास काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा है भारत में भी, और लोग इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें वही हल्के पौधे भी उगाए जा रहे हैं, जैसे घास, जैसे पालक हो गया, साग, मतलब ज़्यादातर पत्तियां जो इसमें होती हैं उनको अभी उगाया जा रहा है, क्योंकि पानी में टिक पाना, बड़े अगर फल देते हैं जैसे बैगन हो गया या फूल गोभी हो गया, इस तरह से पौधे अगर लगाए जाएँ तो उसमें क्या होगा, इधर उधर झुकने के, हालांकि हो तो जाएंगे लेकिन उतना इफ़िशियंसी नहीं देंगे जितना कि साग वगैरह देते हैं। ठीक, ताकि पौधा देते हैं। अगला देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन के कितने प्रतिशत अनुपात होना चाहिए? तो यह अनुपात 33.3 लक्ष्य रखा गया है, और इतना लगभग होना ही चाहिए एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत जैसे देश में। ठीक है, यहाँ देखिए, मैंग्रोव की खेती निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध क्षेत्र में किया जाता है? मैंग्रोव की खेती हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि मैक्सिमम कहाँ होगा। मैक्सिमम ये तटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे स्थल भाग से नदियाँ जाती हैं और समुद्री भाग से वहाँ पे मर्ज करते हैं, उसी क्षेत्र में होती हैं। तो ऐसे इसका आंसर सीधे सीधे दक्षिणी 24 परगना दिया है आंसर विकल्प में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एपीफाइड बहुत ही अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जिनके पौधे अन्य पौधे पे निर्भर होते हैं। ठीक है ना। एपीफाइड आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, यह वृक्ष है, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं एक दूसरा पौधा आके अपना घर बना लेता है, यानी कि वह भी उग जाता है। ठीक है, तो ये पौधा जो उगता है
इससे पोषण नहीं लेता है, यानी कि पानी या अन्य पोषक तत्व इससे प्राप्त नहीं करता। यह सिर्फ उगता है सिर्फ और सिर्फ इस पे अवलंबन के लिए, अर्थात इस पर यांत्रिकी मदद के लिए, कि हमें तुम बस यहाँ रहने के लिए जगह दे दो और हम तुम्हारे सहारे बस टिके रहें। बाकी हम जो भी पानी होगा वो वायुमंडल से ले लेंगे, यानी कि वातावरण से ले लेंगे। पोषण होगा वह वातावरण से ले लेंगे, न कि हम तुमसे लेंगे। ठीक है, तो विकल्प में देखिए, यहाँ पे विकल्प में दिया गया है यांत्रिकी मदद के लिए। ठीक है ना, यांत्रिकी मदद हेतु वह दूसरे पौधों पे अपना जगह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपालय एक सुविधा है जिसमें विकल्प ए रोग रहित दशाओं में पादपों को उगाना संभव पाया जाता है। पादपों की लुप्त प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। यांत्रिकी दशाओं में पादपों को उगाना संभव होता है, परिवर्तन को प्रभावित करता है। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रोग रहित दशाओं में पादपों को उगाना यहाँ पे संभव होता है, यानी कि कंट्रोल जोन होता है, वहाँ पे हम लोग सारा इन्वायरमेंट वगैरह को कंट्रोल करके उसमें पादप को उगाते हैं, उसे पादपालय कहा जाता है। ठीक, 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? ठीक, तो इसका देखिए विकल्प पढ़िए। विकल्प ए कार्बनिक कृषि, स्थानांतरणीय कृषि, ऊर्जा पैदावार वाली किस्मों होता है। ठीक, कांच के घरों में उगाने वाले पौधा। देखिए, आप देखिए इसके विकल्प में, यहाँ देखिए कार्बनिक कृषि इसका सही जवाब होगा, लेकिन अगला भी बोले स्थानांतरणीय कृषि। जानते ही हैं अब, जंगल की कटाई करके इसको उगाया जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। पैदावार वृद्धि वाली किस्में, यानी कि पैदावार तो वृद्धि हो जाएगी, उच्च पैदावार करने के लिए हम लोग तरह तरह के नए नए किस्म के बीज लाते हैं बिना पूर्ण प्रयोग के कि ये अन्य आसपास के पौधों पे क्या इफेक्ट डालेगा या मानव जाति पे क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक, तो ये भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। जो मरुस्थल में जितने भी पौधे पाए जाते हैं मैक्सिमम उसमें से क्या होते हैं, जो रात्रि के समय उसी में क्या होते हैं, पुष्पित होते हैं। रात्रि के समय क्यों? क्योंकि जो मरुस्थल होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं, यानी कि कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, या रेप्टाइल होते हैं, वो रात के समय काफ़ी निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर दिन के समय इतना अधिक होता है कि रेप्टाइल से कीट पतंगे निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए जो पुष्प होते हैं रात के समय खिलते हैं और उस पर कीट पतंगे आके बैठ के दूसरे पे बैठते हैं, तो परपरागण या स्वपरागण इस तरह से जो घटनाएं होती हैं तो वह काफ़ी अच्छे से संपन्न हो जाती हैं। इसलिए पुष्प जो है कि रात्रि के समय, यह प्रकृति का ही देन है कि रात्रि के समय में वहाँ पे अधिकांशतः पुष्प उगते हैं। ठीक, तो मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय रहते हैं। यही विकल्प संख्या इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।